अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना हमीद अंसारी। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि चंद महीने पुरानी है, लेकिन इसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। चंद महीनों में इस कहानी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। ये कहानी है ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग। इसको कहानी तो नहीं कहना चाहिए, ट्रेजेडी कहना चाहिए, लेकिन गुजरी हुई चीज़ें हमेशा कहानी ही होती हैं। अब इसमें सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो ये था इस जंग को रुकवाना और इस जंग को रोकने में पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट रोल। जी हाँ, आपका अपना ही मुल्क पाकिस्तान, जिसने इतनी बड़ी जंग को रोकने में एक अहम रोल प्ले किया। आज की ये वीडियो इसी के अकॉर्डिंग होने वाली है कि पाकिस्तान ने इसमें कैसे अपना रोल रोल प्ले किया। लेकिन इससे पहले शुरू करते हैं कि ये जंग शुरू कहाँ से हुई और इसका इख्तिताम क्या हुआ। 28 फरवरी की रात थी। तेहरान सो रहा था। अचानक रात के 1:15 बजे अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक ऐसा हमला किया जिसने पूरे ईरान को एक टाइम पे हिला के रख दिया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जबकि इसराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन रोरिंग लाइन। पहले ही दिन में तकरीबन 900 स्ट्राइक्स की गईं और पहले ही दिन 5000 से ज़्यादा टारगेट्स निशाना बनाए गए। इस हमले का मकसद सिर्फ ईरानियन मिलिट्री बेसिस को तबाह करना ही नहीं था। पहले ही स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को शहीद कर दिया गया। ये एक ऐसा झटका था जिसने पूरे ईरानियन लीडरशिप को हिलाकर रख दिया। ईरान के अपने ही सरकारी मीडिया के मुताबिक पहली स्ट्राइक में तकरीबन 200 लोग शहीद हुए, जिनमें एक गर्ल्स स्कूल की 118 तलबा भी शामिल थी। लेकिन ईरान खामोश नहीं बैठा। चंद ही घंटों में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के नाम से जवाबी कार्रवाई शुरू की और इसराइल पर डायरेक्ट हमले शुरू कर दिए। साथ ही साथ में बहरीन, इराक, कुवैत, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई यानी 7 मुल्कों में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को डायरेक्ट निशाना बनाया गया और इन पर दिन रात रॉकेट्स और ड्रोन बरसाए गए। बहरीन में मौजूद अमेरिका का सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम, थार रडार सिस्टम, जिसकी मालियत तकरीबन 300 मिलियन यूएस डॉलर्स है, उसको तबाह कर दिया गया। ये उन 9 रडार सिस्टम में से एक था जो पूरी अमेरिकन फोर्सेस के पास थे और इसको ईरान ने तबाह कर दिया। दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर तस्वुर की गई लिमिटेड सी स्ट्राइक जो एक मुकम्मल डेडलीस्ट जंग में बदल चुकी थी, जिसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी बदल कर रख दिया। अब समझते हैं कि कब और कैसे ये जंग सिर्फ 2 मुल्कों से हटकर पूरी दुनिया की जंग बन गई, बल्कि इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। इसकी वजह है एक तंग सी समुद्री पट्टी जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। ये वो रास्ता है जहाँ से तकरीबन पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान, यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया तकरीबन इसी रास्ते से पूरी दुनिया में अपना तेल सप्लाई करते हैं। जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इस अहम समुद्री रास्ते को यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। सोचिए, जब दुनिया के 20% ऑयल की सप्लाई बंद हो जाए तो क्या होगा। बिल्कुल वही हुआ जिसका खदशा था। एशिया के वो ममालिक जो इस रास्ते से ऑयल हासिल करते थे, पेट्रोल और डीजल की कमी की वजह से राशनिंग शुरू हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी और स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई। अमेरिका ने इसका जवाब दिया ईरान के समुद्री इलाके में नेवल ब्लॉकेड करके, यानी ईरान के समुद्री जहाज़ों को भी समंदर में आने जाने से रोका जाने लगा। सिर्फ कुछ सिलेक्टिव जहाज़ों को गुजरने दिया गया, जैसा कि वो जहाज़ जो ईरान को हेफ्टी टोल पे करने पर राजी हुए या वो मुल्क जो पहले से ही ईरान के साथ सेफ पैसेज का मुआहदा कर चुके थे। यानी एक तरफ बॉम्ब्स और मिसाइल्स की जंग चल रही थी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी सीधा हमला हो रहा था। यह सिर्फ मिडल ईस्ट का मसला नहीं रहा था, बल्कि ये एक ऐसा बहरान बन गया था जिसका असर कराची से लेकर टोक्यो तक महसूस किया गया। दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से की तरफ जो हमारे लिए सबसे अहम है, यानी इस जंग को रोकने में पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया। मार्च 2026 के आखिर तक ये जंग अपने अरूज पर थी। हजारों लोग शहीद हो चुके थे। दुनिया भर के ममालिक फिक्रमंद थे कि ये जंग और न फैल जाए और कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप न ले ले। इसी वक्त पाकिस्तान ने एक बेमिसाल डिप्लोमेटिक कोशिश शुरू की। 29 मार्च 2026 को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठकर रीजनल डी एस्केलेशन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद एक्टिव तौर पर इसमें शामिल हुए। उन्होंने ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान से सीधा रब्ता किया और डी एस्केलेशन और डायलॉग्स की ज़रूरत पर जोर दिया। इसी दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी यूएस के प्रेसिडेंट
डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत शुरू की और ये वाकई उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने अपनी अगली स्ट्राइक्स को थोड़ी देर के लिए टाल दिया था। पाकिस्तान ने एक बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू की, यानी ऐसे पैगाम पहुंचाना जो सीधे तौर पर मुमकिन नहीं थे। अमेरिका के स्पेशल इनवॉय स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के दरमियान डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट ने मीडिएटर का किरदार अदा किया और दोनों तरफ के पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाना शुरू किए। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान, जो अभी तक इस जंग में एक तमाशाई मुल्क समझा जा रहा था, अचानक से एक अहम फरीक बनकर सामने आया। 8 अप्रैल 2026 का दिन पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो दिन था जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि ईरान, अमेरिका और उनके तमाम इत्तेहाद, लेबनान समेत पूरी दुनिया में फौरन जंग बंदी पर राजी हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पोस्ट में लिखा कि हम खुश हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने तमाम इत्तेहादियों समेत फौरन हर जगह पर जंग बंदी पर राजी हो गए हैं। ये सीज फायर 2 हफ्तों के लिए था, मगर इसके साथ पाकिस्तान ने एक और ऐलान किया कि इस्लामाबाद अगले दिन से यानी फ्राइडे से दोनों ममालिक के वफूद की मेजबानी करेगा ताकि एक कंप्रीहेंसिव पीस ट्रीटी तक पहुंचा जा सके। और फिर आया वो तारीखी वक्त 11 और 12 अप्रैल 2026 जब इस्लामाबाद के सरीना होटल में पूरी दुनिया के कुछ सबसे अहम मुज़ाकरात शुरू हुए। अमेरिका की तरफ से 300 लोगों का वफ्द आया, जिसकी क़यादत खुद अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस कर रहे थे और साथ में उनके स्पेशल इनवॉइस स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल थे। ईरान की तरफ से 70 लोगों का वफ्द आया, जिसकी क़यादत ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गलीबाफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची कर रहे थे। और पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे मामले की क़यादत खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। साथ में उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी शामिल थे। ये मुज़ाकरात कंटिन्यूसली 21 घंटे तक चले और 3 मरहलों में हुए। पहला मरला इनडायरेक्ट था, यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से बात पहुंचाता रहा। दूसरा और तीसरा मरला सीधा था। पहली बार ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे एक ही मेज पर बैठे बातचीत कर रहे थे, और वो भी पाकिस्तान की मेजबानी में। दोस्तों, अब जरा सोचिए, वो दो मुल्क जो 2 महीने पहले तक एक दूसरे पर मिसाइल्स बरसा रहे थे, अब एक ही कमरे में एक ही मेज पर बैठे बातचीत कर रहे थे। यह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। इस्लामाबाद टॉक्स के बाद भी ये मामला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अगले 2 महीने मजीद मुज़ाकरात और डिप्लोमेटिक कोशिशों में गुजरे। पाकिस्तान ने इस दौरान अपना किरदार बरकरार रखा और बाद में इस अमल में कतर भी आके शामिल हो गया। जून 2026 तेहरान में ईरानियन हुक्काम और कतरी मीडिएटर्स के दरमियान एक अहम पेशरफ्त हुई, जहां ईरान के फ्रोजन एसिड्स की बहाली, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को दोबारा खोलने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी जैसे सीरियस मसाइल पर इत्तफाक करीब आया। आखिरकार 12 जून 2026 को अमेरिका और ईरान एक मुकम्मल माहदे पर मुत्तफिक हो गए। इसका ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद किया और बताया कि ये कामयाबी पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों और मीडिएशन की बुनियाद पर हुई। 18 जून 2026 को वो दिन जो इस पूरी कहानी का सबसे बावकार लम्हा समझा जाता है, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने वर्सेलियस फ्रांस में इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसी दिन इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस मेमोरेंडम पर बहैसियत मीडिएटर और ग्रांटर भी दस्तखत किए। यानी पाकिस्तान न सिर्फ जंग रुकवाने वाला मुल्क बना, बल्कि इस तारीखी दस्तावेज पर दस्तखत करने वाला तीसरा फरीक भी बना, जिसका नाम हमेशा इस मेमोरेंडम के साथ जुड़ा रहेगा, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस मायदे के मुताबिक ईरान ने फौरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दिया, अमेरिका ने फौरन अपना नेवल ब्लॉकेड हटा दिया और साथ ही में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी दोबारा बातचीत शुरू करने का रास्ता भी खुला। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की और इजिप्ट का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस अमल में मदद की थी। दोस्तों, अब जरा सोचते हैं कि ये सब कुछ एक आम पाकिस्तानी के लिए इतना मैटर क्यों करता है। सबसे पहली बार, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल जंग में मीडिएटर बना हो, लेकिन इस पैमाने पर 2 सुपर पावर्स जैसी हैसियत रखने वाले मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान का इतना बड़ा रोल प्ले करना वाकई एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के सदर ने खुद कहा कि ये जंग फरवरी 2026 में शुरू हुई और खित्ते के लोगों को शदीद मुसीबत से दोचार किया और ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज को भी शदीद मुतासिर किया। दूसरी बात, इस पूरे अमल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की मुसलसल मेहनत को सराहना मिली।
یہ ڈپلومیسی صرف ایک دو دن کی بات نہیں تھی بلکہ فروری سے جون تک مسلسل 4 مہینوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھی۔ تیسری بات، پاکستان نے اس پورے عمل میں ہمیشہ ایک بیلنسڈ رویہ رکھا، نہ ایران کی طرف جھکا نہ امریکہ کی طرف، بلکہ ہمیشہ صبر کے ساتھ پرسکون حل اور ڈائیلاگ کی طرف زور دیا۔ یہی وہ بات تھی جس نے پاکستان کو اس میز تک پہنچا دیا جہاں پر دنیا کے دو بڑے ملک اپنے اختلافات ختم کر رہے تھے۔ دوستو، اب آخر میں ایران اور USA کی بات، جو کہ اب ایک تاریخی واقعہ بن چکی ہے، اور اس جنگ کو رکوانے میں پاکستان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک ایسا ملک جس نے اپنی سرزمین پاکستان یعنی اسلام آباد کو امن کا ایک خطہ بنا دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس پورے معاملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس معاہدے کی پوری تفصیلات اور اس کے خطے پر اثرات کیا ہوئے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔